एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्लास 9 के एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 2 में आज हम क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने मैटर के बारे में जाना था। मैटर क्या होता है? तो ब्रह्मांड में पाए जाने वाले प्रत्येक वस्तु किसी खास मटेरियल अर्थात तत्व से मिलकर बने होते हैं, जिसे मैटर कहा जाता है। इस क्लास में हम मैटर के प्योर फॉर्म और मिक्सचर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैटर के प्योर फॉर्म के बारे में जानते हैं। तो मैटर का प्योर फॉर्म क्या होता है? तो जब किसी सबस्टांस के सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपने केमिकल नेचर के आधार पे एक दूसरे के समान होता है, तब उसे प्योर फॉर्म ऑफ सबस्टांस कहते हैं। इसी आधार पे हम कह सकते हैं कि जब किसी सबस्टांस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के नेचर, खासकर केमिकल नेचर, जब एक दूसरे के समान नहीं रहेंगे, तब उसे क्या कहा जाता है? उसे मिक्सचर कहा जाता है या फिर इम्प्योर फॉर्म ऑफ सबस्टांस कहा जाता है। उदाहरण के लिए ले तो वाटर जो होता है, तो वाटर के किसी भी पार्टिकल के बारे में हम चर्चा करेंगे तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स है उसमें सिर्फ वाटर के ही गुण मौजूद रहेंगे। ठीक है। इसी प्रकार ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर, आयरन, जिंक, ये सब जो है मैटर के प्योर फॉर्म के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। जब हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो होता है वो क्या होता है? मिक्सचर जो होता है उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के प्योर फॉर्म ऑफ सबस्टेंस पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले तो मिल्क जो होता है वो क्या होता है? वो एक मिक्सचर का एग्जाम्पल है। क्यों मिक्सचर का एग्जाम्पल है? क्योंकि जो मिल्क होता है उसमें वाटर, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एटसेट्रा का मिश्रण होता है। ठीक है। मिक्सचर जो होता है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं उनके केमिकल नेचर एक दूसरे के समान नहीं होते हैं और उसे अलग अलग मेथड के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। ठीक है। आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ मिक्सचर 3 प्रकार के होते हैं: ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करने का जो आधार होता है वो क्या होता है? पार्टिकल्स के साइज। पार्टिकल्स के साइज के आधार पे हम ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो मैटर है उसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो नैनोमीटर के रेंज में होते हैं। ठीक है। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना क्या होता है? 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है। तो जब किसी सबस्टांस के, जब किसी सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे उनके डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होगा तब उसे ट्रू सॉल्यूशन माना जाता है। जब किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स 1 और 1000 नैनोमीटर के बीच में पाए जाते हैं तब उसे कोलाइडल सॉल्यूशन माना जाता है। और जब किसी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं तब उसे सस्पेंशन माना जाता है। ठीक है। आगे है व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है दो या दो से अधिक सबस्टांस का होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है। दो या दो से अधिक सबस्टांस का होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसमें हम होमोजीनियस के बारे में पहले जानते हैं कि होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। तो होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को डिफ्रेंशिएट करने का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है उसके पार्टिकल्स के साइज। ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा मिक्सचर जिसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं और उसे सिंपल फिल्ट्रेशन के मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है, उसे
हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, और वैसे मिक्सचर जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स अर्थात जिसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं और जिसे सिंपल फिल्ट्रेशन के मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, उसे होमोजीनियस सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो दो या दो से अधिक सबस्टेंस का होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हम एलओआई के बारे में जानते हैं कि एलओआई क्या होता है। तो दो या दो से अधिक प्रकार के जो सॉलिड सबस्टेंस है एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉलिड सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। जैसे कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक को मिला के हम कांसा का फॉर्मेशन करते हैं, तो कांसा क्या हो जाता है, वो एक सॉलिड मिक्सचर है। ठीक है, सॉलिड मिक्सचर है, या फिर कह सकते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन है, जिसे एलओआई कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो ईयर है, ईयर भी जो होता है एक प्रकार का ट्रू सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। क्यों सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि ईयर जो होता है उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के गैसेस जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर पार्टिकल्स एटसेट्रा पाए जाते हैं। ठीक है, तो ईयर भी जो है एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। जो सॉल्यूशन होता है उसके मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, सॉल्वेंट और सॉलिड। तो सॉल्वेंट और सॉलिड क्या होता है, तो जब हम किसी सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें एक पार्ट का मात्रा ज़्यादा होता है और दूसरा पार्ट का मात्रा कम होता है। जैसे पानी और नमक का जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो मान लेते हैं कि 1 लीटर पानी लिए। ठीक है, 1 लीटर पानी लिए, उसमें 10 ग्राम नमक के टुकड़ों को डाला तो एक सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। अब इस सॉल्यूशन को आगे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं। तो कंसंट्रेशन अर्थात सांद्रता क्या होता है, तो कंसंट्रेशन इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन एन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी सॉल्यूशन के अमाउंट में जो सॉलिड का मात्रा होता है, ठीक है, डिजॉल्व सॉलिड का जो मात्रा होता है उसी को उसका कंसंट्रेशन कहा जाता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या एग्जांपल लेते हैं कि 900 ml वाटर है। ठीक है, 900 ml वाटर और 100 ml अल्कोहल, जब दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 ml सॉल्यूशन की प्राप्ति होगी। तो इसमें सॉलिड कौन हो गया, अल्कोहल हो गया। क्यों, क्योंकि इसमें अल्कोहल की मात्रा कम है। तो हम इसमें देखेंगे तो ये कह सकते हैं कि जो इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सॉलिड। अमाउंट ऑफ सॉलिड क्या हो गया, 100 ml, और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, 1000 ml। ठीक है, तो दोनों का जो रेशियो होगा उसी को क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहा जाता है। अर्थात इसका जो कंसंट्रेशन होगा 0.1 होगा। ठीक है, यह सिंपल हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि जो कंसंट्रेशन होता है उसे मुख्य रूप से 3 प्रकार में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, मोलरिटी, नॉर्मलिटी और मोललिटी। तो मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आगे हम देखते हैं व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, तो जैसा कि हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो 3 प्रकार का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। तो इन तीनों का जो डिफ्रेंशिएशन होता है पार्टिकल्स के साइज के आधार पे होता है। तो जो ट्रू सॉल्यूशन होते हैं उसका जो पार्टिकल्स होता है 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज जो होता है 1000 नैनोमीटर से बड़े होते हैं। तो जो सस्पेंशन होता है उसके क्या क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सबसे पहला होगा कि वो नॉन होमोजीनियस यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। क्या होगा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो
मिक्सचर होगा, जो सस्पेंशन होता है वो नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिक्स्ड नहीं होते हैं। ठीक है, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में, यानी कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते हैं। ठीक है, जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, जो पार्टिकल्स है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं और उन पार्टिकल्स को सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, आगे व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों के बीच का कैरेक्टर को एक्वायर करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट होता है कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसका जो सॉलिड पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो 1 to 1000 नैनोमीटर के रेंज के बीच में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि यह जो होता है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। क्यों हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है? क्योंकि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसके पार्टिकल्स को हम नेकेड आई से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि जो पार्टिकल्स है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन से जब हम लाइट के बीम को पास करवाएंगे तो क्या होगा, जो लाइट का बीम पास होगा वो स्कैटर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छितरा जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ खास ये होता है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन दोनों में सारा कंडीशन करीब करीब सेम होता है। क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होता है वो सस्पेंडेड रहता है, उसके पार्टिकल्स को विजिबल आई से, नेकेड आई से हम देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो जो सस्पेंशन होता है उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनका जो पार्टिकल्स है वो सेटल डाउन नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसे सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे सेपरेट करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। जैसा कि हमने देखा था कि जो सॉल्यूशन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉलिड होता है और सॉल्वेंट होता है। उसी प्रकार जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसके भी दो पार्ट्स हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। तो जिसका मात्रा ज़्यादा रहेगा उसे हम डिस्पर्सन मीडियम कहेंगे और जिसका मात्रा कम रहेगा उसे डिस्पर्स फेज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। जो मिक्सचर होता है उसके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से हम अलग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसके पार्टिकल्स को कैसे करते हैं, कैसे अलग करते हैं। तो उनके पार्टिकल्स को सिंपल फिजिकल मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन के द्वारा। ठीक है, सिंपल उसे हाथ से चुनकर या फिर छानकर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। आगे जो है क्या है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट, अर्थात डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। ठीक है, ब्लू या फिर ब्लैक इंक से हम उसके डाई को कैसे अलग करेंगे। तो इसे अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इवेपोरेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन होता है जब बिलो नॉर्मल टेम्परेचर जब कोई लिक्विड वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इवेपोरेशन की क्रिया कहते हैं। तो जो इंक होता है, इंक को हम थोड़ी देर तक नॉर्मली एट नॉर्मल टेम्परेचर छोड़ देंगे तो क्या होगा, उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स होंगे वो इवेपोरेट को होकर के अलग हो जाएंगे और जो डाई होगा उसमें बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो मिल्क से क्रीम को अलग
किस विधि से किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के का प्रयोग किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है कि जब किसी सबस्टांस को जब किसी मिक्सचर को बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, ठीक है, बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, तो क्या होता है, उसमें जो मोर डेंस्ड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे की ओर बैठते हैं और जो लेस डेंस्ड पार्टिकल होते हैं वो ऊपर की ओर आ जाते हैं। जैसे मिल्क जो होता है, मिल्क में क्रीम और वाटर का मिक्सचर होता है, तो क्या होता है, जो क्रीम होता है वो लेस डेंस्ड अर्थात उसका जो मास होता है कम होता है, और जो वाटर होता है वो मोर डेंस्ड पार्ट होता है। तो जो मोर डेंस्ड अर्थात वाटर होगा वो नीचे की ओर बैठेगा और जो क्रीम होगा वो ऊपर की ओर आ जाएगा। इसे हम अलग कर देते हैं, ये इसे क्या कहा जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहा जाता है। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। ठीक है, दो ऐसे लिक्विड जो एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं, तो उसे किस मेथड द्वारा अलग करेंगे, तो उसे सेपरेटिंग फनेल मेथड द्वारा अलग करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड क्या होता है कि एक सेपरेटिंग फनेल लेंगे, ठीक है, सेपरेटिंग फनेल लेंगे, इसमें एक नॉब लगा हुआ है। अब इसमें दो ऐसे सबस्टांस का मिक्सचर लेंगे जो एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, जैसे तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल और वाटर। जब इस दोनों के मिक्सचर को हम लेंगे तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं। अब क्या होता है कि जो वाटर है उसका डेंसिटी ऑयल के डेंसिटी से ज़्यादा होता है, तो क्या होगा कि जो वाटर है वो नीचे की ओर जमा हो जाएगा और जो ऑयल है वो ऊपर की ओर रहेगा। फिर क्या करेंगे, इसे जब इसके नॉब को जब खोलेंगे तो क्या होगा कि वाटर फले निकल जाएगा और ऑयल जो है ऊपर बचा हुआ रह जाएगा। इस मेथड द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि दोनों को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा दो सबस्टांस जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते उसे सिंपल क्या सेपरेटिंग फनेल के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट फ्रॉम कैम्फर। तो इसे अलग करने के लिए सब्लिमेशन मेथड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था सब्लिमेशन क्या होता है कि जब कोई सबस्टांस हीट को गेन करने के बाद सॉलिड से डायरेक्ट गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तब इस क्रिया को क्या कहा जाता है, सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कैम्फर, कपूर क्या होता है, जब कपूर को हम गर्म करते हैं तो कपूर जो होता है बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए डायरेक्ट गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या है, साल्ट है और कैम्फर है, साल्ट और कैम्फर का मिक्सचर है। तो क्या करेंगे, जब हम इसे गर्म करेंगे तो जो कैम्फर है वो हीट को गेन करके डायरेक्ट गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो साल्ट है, साल्ट को जब गर्म करेंगे तो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, तो जब हम इसे गर्म करेंगे तो कैम्फर इवेपोरेट है, वो सब्लिमेट होके उससे अलग हो जाएगा और साल्ट उसी में रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर्ड। जो डाई होता है, जैसे ब्लैक कलर का हम डाई जो इंक का प्रयोग करते हैं, क्या वो सिंगल कलर का होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो डाई होता है वो उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के कलर्स रहते हैं। तो इन सभी कलर को एक दूसरे से, जो ब्लैक कलर का इंक है उसके कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम किस मेथड का प्रयोग करते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी क्या होता है कि जैसे हम नॉर्मल लाइफ में हम देख सकते हैं, मान लेते हैं कि एक फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में एक इंक से एक बूंद बनाएंगे। अब इसे क्या करेंगे, पानी में ले जाके रखेंगे। ठीक है, पानी में यहाँ तक इसको ले जा करके रखेंगे, तो क्या होगा, जैसे जैसे इसमें पानी सोखेगा तो क्या होगा, पानी ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होगा। तो जैसे जैसे पानी ऊपर की ओर बढ़ेगा तो जो इंक है उसे डिजोल्व करेगा और डिजोल्व करने के बाद इसके इंक को भी ऊपर की ओर लेकर के जाएगा। ठीक है, तो कुछ जो ब्लैक कलर का डाई है उसमें दो या दो से अधिक कलर होता है, तो कुछ डाई ऐसे होते हैं
जो वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल है और कुछ ऐसे होते हैं जो कम सॉल्युबल होते हैं। तो जो ज़्यादा सॉल्युबल होगा वो ज़्यादा ऊपर तक चला जाएगा और जो कम सॉल्युबल रहेगा वो नीचे रह जाएगा। इस मेथड के द्वारा हम उसे अलग कर सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? क्रोमेटोग्राफी मेथड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसबल सॉल्यूशन। ठीक है, दो मिसबल सॉल्यूशन है। मिसबल सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ? मिसबल सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि दो ऐसा सबस्टेंस जो एक दूसरे से मिक्स हो जाता है, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, जैसे अल्कोहल और वाटर। ठीक है, अल्कोहल और वाटर को जब हम मिक्स करते हैं तो क्या होता है? एक मिसबल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। तो उसे अलग करने के लिए किस मेथड का प्रयोग किया जाता है? डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा एक और होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो हम डिस्टिलेशन के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। डिस्टिलेशन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक मिसबल सबस्टेंस एक दूसरे से मिक्स होते हैं तो क्या होगा? जो दो सबस्टेंस होता है ऐसा हो सकता है कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा, मान लेते हैं कि वाटर और अल्कोहल, मान लिया जाए कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और अल्कोहल का मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो जब दोनों के मिक्सचर को गर्म करना शुरू करेंगे तो गर्म करना शुरू करेंगे तो जैसे ही 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा? जो अल्कोहल होगा, अल्कोहल क्या होगा? वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उस टेम्परेचर पर वाटर जो है वो वेपोराइज नहीं होगा। ठीक है, तो जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे तो अल्कोहल जो होगा वो वेपर बन के अलग हो जाएगा, जिसे हम कंडेंस करके अलग जमा कर लेंगे और वाटर जो है उस बकेट में बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड को क्या कहा जाता है? डिस्टिलेशन मेथड कहा जाता है। आप जानते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? तो कुछ ऐसे सबस्टेंस हो सकते हैं, दो ऐसे सबस्टेंस का मिक्सचर जिसमें दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें बहुत कम का डिफरेंस होता है, अप्रोक्सीमेट 25 केल्विन। कितना? 25 केल्विन का डिफरेंस होता है। तो जब 25 केल्विन से कम का डिफरेंस रहता है तो उसे हम डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा अलग नहीं कर सकते, क्योंकि उसे हम उतना कम का डिफरेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा अलग किया जाता है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड द्वारा कैसे अलग किया जाता है? जब इसे हम गर्म करते हैं और इसे गर्म करके एक चैम्बर में जमा करते हैं। ठीक है, इस चैम्बर में सेपरेटिंग लेयर्स बने होते हैं। ठीक है, अब जब इस चैम्बर में गर्म होने के बाद दोनों मिसबल सॉल्यूशन जाएगा तो क्या होगा? वेपर ऊपर की ओर जाएगा। वेपर जब ऊपर की ओर जाएगा तो कुछ ऐसे सबस्टेंस रहेंगे जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो कम रहेगा, तो क्या होगा? वो जल्दी लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा वो ऊपर जाके लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इस तरह से वो एक दूसरे से अलग होता है। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में वो जाके जमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट, हाउ कैन ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। तो एयर से, जैसा कि हम जानते हैं कि जो एयर होता है उसमें बहुत सारे गैस होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर ड्रॉपलेट्स, ये सब जो होता है वो एयर में पाए जाते हैं। तो उन सबको एक दूसरे से कैसे अलग किया जाता है? तो उन्हें अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्यों फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग किया जाता है? क्योंकि जो उसके पार्ट्स है उसके बीच जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो 25 केल्विन से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। ठीक है, तो इसे अलग करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। ये याद रखना है कि जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है उसे सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है,
तो इसमें क्या होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है वो सॉलिड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस है, तो उसे क्या करते हैं, उसे वाटर में डिजोल्व करते हैं। तो वाटर में जब डिजोल्व करते हैं तो जो इम्प्यूरिटीज होती है वो वाटर में डिजोल्व हो जाता है, लेकिन कॉपर सल्फेट वाटर में डिजोल्व नहीं होता है। तब क्या करेंगे, उसे फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करेंगे तो ये जो इम्प्यूरिटीज रहेगा वो बाहर निकल जाएगा और जो कॉपर सल्फेट रहेगा वो अलग प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे, उसे इवेपोरेशन के लिए छोड़ देंगे। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पर इवेपोरेशन के लिए छोड़ देंगे, तो जो कॉपर सल्फेट में वाटर के पार्ट्स रहेंगे वो इवेपोरेट होकर बाहर निकल जाएंगे और प्योर फॉर्म ऑफ कॉपर सल्फेट प्राप्त हो जाएगा। तो इससे क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जानते हैं। तो फिजिकल चेंज के बारे में पहले जानते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सबस्टांसेस का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, उस मिक्सचर को अगर हम एक दूसरे से मिलाते हैं, तो मिलाने के बाद जब उन दोनों पार्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम ऑब्जर्व कर सके और एक दूसरे से स्पेसिफाइड कर सके। ठीक है, मिक्सचर बनाने के बाद भी जब उनके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स के जो नेचर है उसे आसानी से ऑब्जर्व और स्पेसिफाइड किया जा सके, तब इस प्रकार के जो मिक्सचर होते हैं, इस प्रकार के जो चेंजेज होते हैं उसे क्या कहा जाता है, फिजिकल चेंज कहा जाता है। जो फिजिकल चेंज होता है उसमें क्या होता है कि उसके केमिकल कंपोजिशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे लोहा और बालू, जब इस दोनों के मिक्सचर को जब उन दोनों को मिक्स करेंगे और उसे गर्म करेंगे तो क्या होता है कि उन दोनों में किसी प्रकार का केमिकल रिएक्शन नहीं होता है और मिक्स करने के बाद भी उसमें बालू और लोहा के पार्ट्स का जो केमिकल नेचर होगा वो फ्रीली अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उसे हम आसानी से महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नाउ चेंज नो चेंज इन केमिकल नेचर ऑफ द सबस्टांस, जो सबस्टांस है उसके केमिकल नेचर में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, यानी कि फिजिकल चेंज होता है जब दो या दो से अधिक सबस्टांस को मिक्स करेंगे तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा ऑब्जर्व किए जा सकेंगे, उसके कंपोजिशन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा और उसके केमिकल नेचर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आएगा, तब उसे क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। अब हम देखते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज में क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक सबस्टांस को हम मिलाएंगे तो क्या होगा, वो एक दूसरे से केमिकल रिएक्शन करता है। क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है। उसमें और क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक सबस्टांस को मिक्स करेंगे तो जब उनके बीच केमिकल रिएक्शन होगा तो जो नया सबस्टांस बनेगा उसका जो केमिकल नेचर होगा वो पुराने सबस्टांस के केमिकल नेचर से बिल्कुल भिन्न होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सबस्टांस को मिक्स करेंगे, अगर उसमें केमिकल परिवर्तन होगा तो केमिकल चेंज होने के बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम आसानी से ऑब्जर्व और स्पेसिफाइड नहीं कर सकते हैं, तब इसे क्या कहा जाता है, केमिकल चेंज कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सबस्टांस। तो ऊपर हमने मिक्सचर के बारे में चर्चा की, अब हम प्योर फॉर्म ऑफ सबस्टांस के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्योर फॉर्म ऑफ सबस्टांस जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है, जो एलिमेंट होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सबस्टांस होते हैं। जब किसी सबस्टांस के पार्टिकल्स जब किसी सबस्टांस के पार्टिकल्स में सिर्फ एक प्रकार के एटम अवेलेबल होते हैं तब उसे एलिमेंट कहा जाता है। जैसे कॉपर, जैसे जिंक, जैसे आयरन। तो ये सब जो होता है इसके पार्टिकल्स में सिर्फ एक प्रकार के एटम होते हैं, तब इसे क्या कहा जाता है, ये एलिमेंट कहलाता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं वो भी प्योर फॉर्म ऑफ सबस्टांस होंगे, लेकिन जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं, जो उसके पार्टिकल्स है, उसमें दो या दो से अधिक प्रकार के एटम्स अवेलेबल होते हैं। जैसे वाटर का एग्जांपल हम देखते हैं। वाटर क्या होता है, वाटर एक तरह का प्योर सबस्टांस है। ठीक है,
लेकिन क्या है कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, दो तरह के एटम्स अवेलेबल हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो वाटर है वो एक तरह का कंपाउंड है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि एलिमेंट हुआ उसमें सिर्फ एक तरह के एटम्स रहते हैं, और जो कंपाउंड होता है उसमें दो या दो से अधिक तरह के एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक तरह के एटम्स अवेलेबल हो सकते हैं। अब हम एलिमेंट्स को देख लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है? एलिमेंट्स मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, ठीक है। तो मेटल क्या होता है? तो मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में कुछ फिजिकल और केमिकल नेचर्स होते हैं। इसी के आधार पे हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे मेटल जो होता है उनमें फिजिकल कैरेक्टर क्या क्या होता है? जो मेटल्स होता है वो बहुत ही कम कलर्स में पाए जाते हैं। जैसे जनरली जो मेटल्स होते हैं वो या तो सिल्वर ग्रे कलर में रहेंगे या फिर गोल्डन येलो कलर के होते हैं, ठीक है। मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। जो मेटल होता है वो डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है और उसमें सोनरस साउंड होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मेटल होता है वो उसे पीट के पत्थर बनाया जा सकता है या फिर खींच के तार के जैसा बनाया जा सकता है, ठीक है, और उसे पीटने पे टन टन का आवाज़ प्राप्त होता है। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल जो होता है, जो नॉन मेटल होता है उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। जैसे वो ग्रीन कलर का हो सकता है, ब्लू कलर का हो सकता है, रेड, पिंक, येलो, बहुत सारे कलर्स के हो सकते हैं, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। वो डक्टाइल और मेलिएबल नहीं होता है, अर्थात उसे पीटकर पत्थर या फिर खींच के तार नहीं बनाया जा सकता है। उसमें कोई सोनरस यानी कि धातुई आवाज़ नहीं होती है। अब चर्चा करते हैं मेटलॉइड के बारे में। मेटलॉइड को क्या होता है? तो जो मेटलॉइड होता है उसमें मेटल और नॉन मेटल का इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसा कि हमने देखा कि जो मेटल होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, और जो नॉन मेटल होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन जो मेटलॉइड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि वो तो न तो एकदम बहुत ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है और न ही बैड कंडक्टर होता है। यानी कि जब नॉन मेटलॉइड में कुछ केमिकल चेंज या फिर कुछ परिवर्तन लाएंगे, जैसे हीट कर दें या फिर कुछ ऐसे परिवर्तन लाएंगे, तो क्या होगा, वो बैड कंडक्टर से गुड कंडक्टर में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो हम आगे देखेंगे कि जो मेटलॉइड है उनका जो कैरेक्टर्स होता है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। थोड़ा सा और हम जान लेते हैं इसके अलावा कि जो मेटल होता है वो जनरली बेसिक इन नेचर होता है, और जो नॉन मेटल होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है, ठीक है। एक और होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा कार्य करते हैं, और जो मेटल्स होता है वो जनरली रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। आगे है कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? तो कंपाउंड हमने ऊपर देखा था, वैसे सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक तरह के एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक तरह के एटम्स अवेलेबल होते हैं, तब उसे कंपाउंड कहा जाता है, ठीक है। जैसे वाटर का हम एग्जांपल देखा था, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड, इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो ये क्या कहलाता है? कंपाउंड कहलाता है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।